आज का हमारा विषय है संपत्ति का अधिकार। आज हम संपत्ति के अधिकार की पूरी जर्नी जानेंगे। संविधान के निर्माण से लेकर अब तक संपत्ति के अधिकार में क्या क्या बदलाव आया, न्यायपालिका और सरकार के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर कब कब और किन किन कारणों को लेकर टकराव उत्पन्न हुआ, इसका अंतिम परिणाम क्या निकला, इससे हमारे देश के संविधान पर क्या असर पड़ा, इन तमाम पहलू को आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिनमें से एक था संपत्ति का अधिकार। किंतु संविधान सभा में संपत्ति संबंधी उपबंध सर्वाधिक विवादास्पद सिद्ध हुए थे और उन्होंने संविधान निर्माताओं की कल्पना, विलक्षणता, प्रारूपण कुशलता और अनुकूलन तथा समझौते की भावना पर सबसे ज्यादा बोझ डाला। अंततः इसे संविधान के अनुच्छेद 31 तथा 19 च में समाविष्ट किया गया। किंतु संविधान लागू होने के बाद भी संपत्ति संबंधी उपबंध सर्वाधिक विवादास्पद बने रहे। इनके कारण विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच जबरदस्त टकराव उत्पन्न हो गए। उसकी वजह से संविधान में अनेक संशोधन करना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने के कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आड़े आ रहा था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को निर्देश देते हैं कि ऐसी नीतियां बनाए जिनसे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि सरकार प्रजा के कल्याण के लिए एक योजना बनाती है, जैसे सड़क पर अत्यधिक ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए वो मेट्रो ट्रेन, फ्लाईओवर या फिर सड़क को चौड़ा करने जैसा प्रस्ताव पास करती है। किंतु इन नीतियों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, और जो भूमि सरकार को चाहिए वो पहले से ही किसी न किसी नागरिक की संपत्ति है, और उस संपत्ति को हासिल किए बिना सरकार इस योजना को पूर्णतः लागू नहीं कर सकती। इसलिए सरकार उनकी संपत्ति को ले लेती है, बदले में मुआवजा भी देती है। किंतु मान लीजिए उनमें से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को देना नहीं चाहता है। हो सकता है उसकी पुश्तैनी जमीन हो या फिर किसी प्रकार का उसका उस जमीन से भावनात्मक लगाव हो। तो ऐसे में यहाँ पे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है तो सरकार को बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को ऐसा करने से रोक सकती है, क्योंकि ये अधिकार डायरेक्ट संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त होती है और संविधान से ऊपर सरकार भी नहीं है। ऐसे में सरकार को एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के दौरान मौलिक अधिकारों का सामना करना पड़ता था, जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य सदैव टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। फाइनली सरकार ने एक डिसीजन लिया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपन्न हुआ। 20 जून 1979 से अनुच्छेद 19 च और 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से पूर्णतः निकालकर इसको संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 और एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, किंतु अभी भी यह विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार है। इस संशोधन के कारण बहुत से विवाद उत्पन्न हुए, जैसे शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह अब तक का भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक मामला है। इसको गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें संविधान के पहले संशोधन से जुड़ी हुई है, जो कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। इसके विरोध में शंकरी प्रसाद केस सामने आया था, जिसमें न्यायपालिका और सरकार के मध्य टकराव को देखने को मिला। तो आइए हम जानते हैं शंकरी प्रसाद मामला के बारे में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है।
उसके अनुसार विधायिका के पास यह शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और जब विधायिका ने इसी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर हमारे मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार की कटौती की, तब इसके विरोध में शंकरी प्रसाद केस में इस बात को जांचने और परखने के लिए इस बात को रखा गया कि क्या सरकार संसद के द्वारा हमारे मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संसद ने संविधान बनाने के पश्चात इसके पहले ही संशोधन में यानी 1951 से पहले हमारे मूल अधिकारों में एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे संशोधित करके सिर्फ कानूनी अधिकार तक ही सीमित कर दिया। मूल अधिकारों के हनन का यह पहला मामला था जिसे शंकरी प्रसाद केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अनुच्छेद 368 के माध्यम से हमारे मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यहाँ यह भी व्याख्या की कि अनुच्छेद 13 में जो जिक्र है कि अगर कोई कानून हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह अवैध हो जाएगा, अर्थात कोई कानून मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। लेकिन संविधान में संशोधन करना यह कोई कानून नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करके मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका का फैसला विधायिका के पक्ष में था। शायद इसका वजह यह हो सकता है कि उन दिनों संसद में सारे कद्दावर, लोकप्रिय तथा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेता मौजूद थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। और इन्होंने संविधान के निर्माण कार्य में भी संविधान सभा में भी भाग लिया था। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि न्यायपालिका विधायिका के समक्ष कम प्रभावशाली थी। इसके पश्चात सन 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला सामने आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इसको हम आसान भाषा में कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि न्यायपालिका का मानना है कि संशोधन करने की शक्ति पर कोई निबंधन नहीं है, यानी संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 की शर्तें पूर्णतः सामान्य हैं और वे संसद को शक्ति प्रदान करती है कि संसद बिना किसी अपवाद के संविधान में संशोधन कर सकती है। और संविधान के भाग 3 के अधीन प्रत्यभूत मूल अधिकार संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति के अधीन है। दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय न्यायपालिका का मानना था कि भारतीय संविधान में कहीं भी मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए मना नहीं किया गया है। अतः अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्तियां मौजूद है, फिर चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो।